नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो है यूपी पुलिस होम गार्ड के लिए जो वैकेंसी आई उसकी बात करते हैं। तो जो परीक्षा डेट है 25, 26, 27 अप्रैल को हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज का मॉडल पेपर 5वां है। यह मॉडल पेपर बात करते हैं तो अंकित भाटी सर द्वारा तैयार किया गया है, जो कि 25 टेस्ट सीरीज दिए गए हैं ऑफलाइन। ठीक है, उसमें से आपके यह 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे बात करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा हो या चौथा हो, इन सभी मॉडल पेपर को सॉल्व करा दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आप इस मॉडल पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा, आप उसमें ज्वाइन होके वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 5वां मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है आपके सामने। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, इसमें कह रहा है कि के अनुसार 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों एवं साम्राज्यों का, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, प्राचीन भारत पर शासन किए थे। कुल महाजनपद कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सभी को पता है। महाजनपदों की संख्या टोटल कितनी है, 16 महाजनपद हुआ करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने यात्रियों की सुविधा के लिए साराएं बनवाई थी। यात्रियों की सुविधा के लिए साराएं बनाने वाला कौन शासक था, तो आप कहेंगे साराएं होता है रोड का निर्माण कह सकते हैं। ठीक है, रोड का निर्माण होता है। तो कौन बनवाया था, तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कौन बनवाया था, शेरशाह सूरी। पहला कौन सा, GT रोड, यह सबसे ज़्यादा फेमस है। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था। मराठा वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक की अगर हम बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, मराठा साम्राज्य के। कह रहा है 1990 से और 320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था। 90 से लेकर के 30 तक कौन वंश शासन किया था, तो आप कहेंगे यह किया था खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया था। अगर हम बात करते हैं यही तुगलक वंश की, तुगलक वंश की हम बात कर लेते हैं तो यह शासन किया था इसके बाद 1320 से लेकर के यह शासन करता है कितना, 1414 ईस्वी तक। ठीक है, ठीक है। लोधी वंश की अगर हम बात कर लेते हैं तो लोधी वंश आता है 1451 से लेकर के 1526 तक। ठीक है, सैयद वंश की अगर हम बात करते हैं तो 1414 से लेकर के यह होता है 1451 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, साइमन कमीशन भारत में कब आया था। साइमन कमीशन में भारत आया था, साइमन कमीशन कब भारत आया था, इसकी अगर हम बात करते हैं तो सभी को पता होगा कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ठीक है, और यह अपनी रिपोर्ट जो है 1930 में सौंपा था। कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र हमसे पूछा जा रहा था, आप कहेंगे तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। केला अनुसंधान कहाँ है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। ढोला सादिया जो सबसे लंबा पुल है वह किस नदी पर बनाया गया है, तो आप कहेंगे यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया है, जो कि ऑप्शन आपके शिवालय में दिया गया है। ठीक है, भूपेन हजारिका के नाम से भी जाना जाता है इस पुल को। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में कहाँ से शुरू हुई थी, तो आप कहेंगे यह शुरुआत हुआ था पंजाब से, पंजाब में शुरू हुई थी 1960 के दशक में। कह रहा है कि कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार जिसके शीर्ष रत्नापुरी है पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा के समानांतर हैं। कौन सी पर्वत चोटी है, कौन सा पर्वत है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि कौन सा पर्वत हो जाएगा, जो त्रिभुजाकार है और सबसे ऊंची चोटी उसकी है रत्नापुर है। ठीक है, रत्नापुरी, और तथा दो भुजाएं जो है ताप्ती और नर्मदा नदी के समांतर है। नर्मदा नदी के समांतर की बात करते हैं तो सतपुरा पहाड़ी ही है। मकर संक्रांति की बात करते हैं, उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक क्या होता है। उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक जो होता है यह होता है 14 जनवरी। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, 14 जनवरी को। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। कौन सा मौलिक अधिकार में बताया गया था, पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे,
कौन सा अधिवेशन हुआ है जिसके बाद 6 बचे हैं? तो आप कहेंगे यह अधिवेशन हुआ था 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अब कितने बचे हैं? तो आप कहेंगे 6 मौलिक कर्तव्य बचे, मौलिक अधिकार बचे हैं। चलिए अगले बात करते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, कह रहा है कि भारत में आपातकाल की उद्घोषणा ही कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कौन कर सकते हैं? तो आप कहेंगे आपातकाल की घोषणा अगर करेंगे तो केवल और केवल राष्ट्रपति करेंगे। अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारत में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अनिवार्य है, यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे यह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? तो आप कहेंगे 2002 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। 13 के बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से शुरू होता है। चलिए कह रहा निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन से भारत की विशेषता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो मूल अधिकार है, सत्ता का विभाजन है, संघीयता है, एकात्मक प्रणाली है। तो भारत के संविधान में विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे एकात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं हो जाएगी। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? भारत की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? धर्म समानता, समाजवादी या पंथ निरपेक्ष। इनमें से अगर हम बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है धर्म, भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो बंद अर्थव्यवस्था ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है, उसे कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। ना तो कुछ खरीद पाते हैं बाहर से, ना ही कुछ बेच सकते हैं। रेपो रेट दर क्या होती है जिस पर, रेपो रेट दर क्या होती है इसकी बात करते हैं तो रेपो रेट दर होती है और इस पर जो है वाणिज्य बैंकों को ऋण दिया जाता है। रेपो रेट दर पर जो है आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 कोर उद्योग, कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 कोर उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? किसे शामिल नहीं किया गया है? कोयला को, उर्वरक को, सीमेंट को या फिर सूचना प्रौद्योगिकी को? तो आप कहेंगे इसमें जो शामिल नहीं किया गया है यह आपका है सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है कि भारत में रक्षा के क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो यह किया गया है, आप कह सकते हैं 74% किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य जो हो जाएगा यह सिक्किम है, ठीक है। यहाँ जनसंख्या सबसे कम थी तो आप कहेंगे यहाँ जैविक खेती संभव है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे ओम होता है, सभी को पता होता है। कह रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में ठहरता है? स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में ठहरता है? तो आप कहेंगे इसकी दिशा की बात करते हैं तो उत्तर दक्षिण की दिशा में यह हमेशा ठहरता है। अगला प्रश्न है कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी होती है? कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी होती है? तो आप कहेंगे एकमात्र धातु होती है, यह होता है पारा, जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक जो आवर्त सारणी है वह किस पर आधारित है, इसकी बात करते हैं तो यह परमाणु क्रमांक पर आधारित हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उप उत्पाद के रूप में निकलती है? कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस जो है उप उत्पाद के रूप में निकलती है? तो आप कहेंगे यह निकलती है कौन सी गैस हो जाएगी, इसमें की बात करते हैं तो यह ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। 25 के बाद देखिए 26 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है, पीयूष ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो सभी को पता होता है यकृत होता है, लीवर, ठीक है। भारत में कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बिहार है, कर्नाटक, गुजरात है, राजस्थान।
कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा करने वाला इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। भारत में चाय के उत्पादन के लिए अगला राज्य कौन सा हो जाएगा? अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा जहाँ सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन की जाती है? चाय की बात करेगा तो आप कहेंगे असम हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं 28 के बाद 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फसल चक्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है लागत बढ़ाना, नहीं, भूमि की उर्वरता बनाए रखना, हाँ ठीक है। फसल चक्र भूमि की उर्वरता बनाए रखना है, फसल बराबर बोते रहने से। टपक सिंचाई का लाभ क्या होता है? जल की बर्बादी होता है, जल संरक्षण होता है, अधिक लागत होती है या फिर मिट्टी का कटाव होता है? टपक सिंचाई का लाभ क्या होता है? टपक सिंचाई का लाभ होता है जल संरक्षण होता है, जल बचाया जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं, कार्यशील पूंजी से क्या अभिप्राय है? कार्यशील पूंजी से क्या अभिप्राय है इसकी अगर हम बात करते हैं, कार्यशील पूंजी की बात करते हैं तो भवन और मशीनरी से संबंधित है, नहीं। अस्थायी संपत्ति नहीं हो जाएगा, तो आप कहते हैं क्या हो जाएगा? दैनिक संचालन हेतु आवश्यक पूंजी को कहा जाता है कार्यशील पूंजी, जो काम के लिए होती है। अस्थायी पूंजी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अस्थायी पूंजी क्या होती है? कच्चा माल होता है, मजदूरी, मशीन या फिर बिजली बिल। अस्थायी पूंजी की बात कर रहा है, तो अस्थायी पूंजी जो मशीन होती है यह अस्थायी पूंजी होती है। चल पूंजी क्या होती है? चल पूंजी पूछा जा रहा है, जो उत्पादन पर निर्भर करती है उसे कहते हैं, या फिर जो उत्पादन के साथ बदलती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल जो उत्पादन के साथ बदल जाती है उसी को कहते हैं चल पूंजी। लेखा जोखा, लेखा जोखा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन बढ़ाना, निर्यात करना, विज्ञापन करना, वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना। लेखा जोखे का संबंध क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। इसी को कहा जाता है लेखा जोखा। अगला प्रश्न है 34 के बाद, देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि जैव अपघटनी पदार्थ कौन सा है? जैव अपघटनी पदार्थ कौन सा हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में से बात करते हैं तो प्लास्टिक हो जाएगा, तो नहीं हो जाए। जैव अपघटनी पूछा जा रहा है, कांच भी नहीं होता है, कागज होता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। राष्ट्रीय महिला हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो होती है यह हुआ था 2010 में हुआ था, ठीक है, 2010 में। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी गैस हो जाएगी? इसकी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है CFC, ठीक है, यह गैस सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। भारत में नगरीकरण की गति कब तेज हुई थी? भारत में नगरीकरण की गति कब तेज हुई थी? सबसे ज़्यादा नगरीकरण कब किए जा रहे थे? तो आप कहेंगे यह किया जा रहा था औद्योगिक क्रांति के बाद, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन होता है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन होता है? इसकी अगर हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला का, तो प्रथम स्तर होता है उत्पादक, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो उर्दू को जो द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, यह किया गया था 1989 में किया गया था, ठीक है, 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए 41 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि कंस मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? कंस मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे कंस मेला के संबंधित हो जाएगा मथुरा से। कंस मेला कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे मथुरा में, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर। आगे बात करते हैं देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है, जिसे हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहते हैं, ठीक है। देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो यह लगता है बाराबंकी में। कहाँ लगता है? बाराबंकी में। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में किस जिले में हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था, किस जिले में हुआ था? तो आप कहेंगे कासगंज में हुआ था। कहाँ? कासगंज, पटियाली में। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। 45 से 44 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्था कहाँ स्थापित है? उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्था कहाँ स्थापित है? इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह आपके किस शहर में स्थित हो जाएगा?
इन चारों ऑप्शन में से? तो यह आपका है लखनऊ शहर में। जैन विद्या शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1970 में, 1976, 1982 में। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्था की बात करते हैं तो यह शुरुआत हुई थी 1976 में। चलिए आगे की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? चौधरी चरण सिंह की बात कह रहा है तो चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है यह कहाँ है? मेरठ में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन किस वर्ष हुआ था? शुरुआत कब हुई थी सर्व शिक्षा अभियान की उत्तर प्रदेश में? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो होती है यह 2000 से 2001 के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? इसकी अगर बात करते हैं तो यह शुरुआत हुई थी इसके 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो आप कहेंगे यह स्थित है कहाँ? प्रयागराज में है मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे की बात करते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नदियों के संगम के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो नदियों के संगम के लिए जाना जाता है? सभी को पता है प्रयागराज जो है नदियों के संगम के लिए जाना जाता है, यहीं कुंभ मेला भी लगता है। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है इसकी बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो पाया जाता है सोनभद्र के क्षेत्र में। सोनभद्र के क्षेत्र में, बारी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो कोयला कहाँ से पाया जाता है? तो आप कहेंगे यह भी सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है। इसकी हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया है चकबंदी विभाग किससे जुड़ा है? चकबंदी विभाग की हम बात करते हैं तो यह किससे जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे यह भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तहसील दिवस का उद्देश्य क्या होता है? तहसील दिवस क्यों लगाया जाता है? तहसील दिवस का उद्देश्य क्या होता है? अवकाश होता है, शिकायत निरस्त करना होता है, या फिर कर उत्सव, या फिर मेला लगाया जाता है? तहसील उत्सव की बात करते हैं। तहसील दिवस का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है शिकायत निस्तारण करना, अर्थात आप कह सकते हैं जनता की समस्याएं सुनी जाती है। तहसील दिवस का उद्देश्य यही होता है। कह रहा है भूमि मापन किस विभाग के अंतर्गत आता है? भूमि मापने का जो प्रक्रिया होती है किस विभाग के अंतर्गत आता है? पुलिस के विभाग के अंतर्गत नहीं, शिक्षा के अंतर्गत भी नहीं आता है, राजस्व के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्या होता है भूमि मापन का विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे राजस्व के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 55 के बाद देखिए 56 नंबर का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का ध्येय वाक्य क्या होता है? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का ध्येय वाक्य क्या होता है? तो आप कहेंगे निष्काम सेवा होता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आप कहेंगे यह किया गया था 2017 में। सोशल मीडिया सेल कह रहा सोशल मीडिया सेल स्थापित करने वाला भारत का अग्रणी पुलिस बल कौन सा है? सोशल मीडिया सेल स्थापित करने वाला, तो आप कहेंगे यह सबसे सोशल मीडिया स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस हो जाएगी। अगला प्रश्न है 59 नंबर का। उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आप कहेंगे यह ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया गया था। पुलिस विभाग में बीट कांस्टेबल का क्या अर्थ होता है? पुलिस विभाग में जो है बीट कांस्टेबल का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका अर्थ जो होता है यह करते हैं एक विशिष्ट क्षेत्र की गश्त और सूचना से जिम्मेदारी सिपाही होते हैं। एक विशिष्ट क्षेत्र की गश्त और सूचना के लिए जिम्मेदार सिपाही होते हैं जिन्हें बीट कांस्टेबल कहते हैं। कह रहा है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस की बात करते हैं तो यह मनाया जाता है, आप कहेंगे 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में EFIR सेवा किन अपराधों के लिए उपलब्ध है? EFIR किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं? हत्या और लूट के मामले में,
या फिर अज्ञात के विरुद्ध वाहन चोरी और मोबाइल चोरी, या फिर भ्रष्टाचार के मामले में, आतंकवाद संबंधी मामले में। EFIR जो किया जाता है वह किया जाता है अज्ञात के विरुद्ध किया जाता है। अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है या फिर वाहन चोरी हो गया है तो उसको EFIR कर सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाती है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, तो आप कह सकते हैं यह किया जा रहा है कहाँ? लखनऊ में। CISF का मुख्य कार्य क्या होता है? CISF का मुख्य कार्य होता है, यह आप कह सकते हैं औद्योगिक सुरक्षा करते हैं, सीमा की सुरक्षा करते हैं, सीमा की सुरक्षा BSF करते हैं, ठीक है। समुद्री की सुरक्षा करते हैं, नेवी करते हैं, ठीक है। जंगल की सुरक्षा करते हैं या फिर औद्योगिक की सुरक्षा करते हैं? जंगल की सुरक्षा भी नहीं करते हैं, तो CISF किसकी सुरक्षा करते हैं? औद्योगिक की सुरक्षा करते हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी थी उनकी सुरक्षा करते हैं CISF, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपसे सामने 65 नंबर का, कि भारत में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी? भारत में नक्सलवाद की शुरुआत जो हुई थी यह 1967 में हो गया था। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में। कह रहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने कौन सा कानून बनाया है? आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने कौन सा कानून बनाया है? तो भारत ने जो कानून बनाया है UAPA एक्ट बनाया है। UAPA एक्ट बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, NHRC के उन सदस्यों की संख्या कितनी होती है जिन्होंने मानव अधिकारों का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए? NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के उन सदस्यों की संख्या कितनी है जिन्हें जो है मानवाधिकारों का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए? कितने होते हैं? तो आप कहेंगे इनकी संख्या जो होती है 3, या जिनमें कम से कम एक महिला होती है। 3 सदस्य होते हैं जिसमें एक से कम एक महिला होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं या उनके सदस्य हैं तो उनको पद से कौन व्यक्ति हटा सकते हैं? और यह बात करते हैं केवल और केवल हटाने का अधिकार जो हो जाएगा यह है राष्ट्रपति के, या फिर उच्चतम न्यायालय की जांच की रिपोर्ट के बाद ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति हटाते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में जो है आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है? आप कह सकते हैं यह किया गया है धारा 12 में उनके कार्यों का उल्लेख किया गया है। क्या काम करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करते हैं तो यह आप कह सकते हैं कि कहाँ स्थित है? यह आपके कहाँ है? वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अगला प्रश्न पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना सभी को पता है कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 72 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे? व्यापार से है, शांति से, पर्यावरण से, या फिर मानवाधिकार से? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध की बात करते हैं तो इनका संबंध जो हो जाएगा मानवाधिकार से संबंधित है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? जो कंप्यूटर में माउस का प्रयोग किया जाता है उसका आविष्कार करने वाला कौन व्यक्ति हो जाएगा? आविष्कार करने वाला व्यक्ति है डगलस एंगलबर्ट होता है। कौन है? डगलस एंगलबर्ट। इसने जो है माउस की खोज किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस की बात करते हैं तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और शुरुआत की बात करते हैं तो यह मनाया जाता है 1948 से। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है इंडिया डिवाइडेड? इंडिया डिवाइडेड की अगर हम बात करते हैं तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 76 के बाद देखिए 77 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग की बात करते हैं। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। कौन व्यक्ति हैं? महात्मा गांधी जी हैं। 78 नंबर का प्रश्न है कि कह रहा है प्लेइंग इट माई वे
प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा किसकी प्रसिद्ध है, किस खिलाड़ी की है? प्लेइंग इट माई वे, इसकी बात करते हैं तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखा गया है तो आप कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर की है। किसकी है? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। फेसबुक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? फेसबुक की स्थापना की बात करते हैं तो 2004 में हुई थी। ठीक है, 2004 में। यूट्यूब की बात करते हैं तो 2005 में हुई थी। कह रहा है कि डिजिटल फुटप्रिंट का क्या अर्थ होता है? डिजिटल फुटप्रिंट का अर्थ क्या होता है? आपके जूतों का आकार होता है, इंटरनेट पर आपकी गतिविधियों का रिकॉर्ड किया जाता है, नया कंप्यूटर खरीदना होता है, या फिर कीबोर्ड पर उंगलियों के निशान होता है। डिजिटल फुटप्रिंट की अगर हम बात करते हैं तो यह होता है आपका, क्या हो जाएगा? इंटरनेट पर आपकी गतिविधियों का रिकॉर्ड किया जाता है, उसे कहा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट होता है। 80 के बाद आपके सामने 81 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि वेरिफिकेशन बेस्ड जिसे कहा जाता है ब्लू टिक। ब्लू टिक क्या दर्शाता है? आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे अक्सर देखते हैं उसके आगे ऐसे करके ब्लू में ब्लू टिक लगा रहता है, तो उसका क्या कहता है? यूज़र बहुत अमीर है, अकाउंट असली और प्रमाणित है, बिल्कुल कहता है। दूसरा वाला कह देगा, यहाँ सही हो जाएगा आपका। जहाँ जिस अकाउंट पे ब्लू टिक लगा है तो आप कह सकते हैं उसको अकाउंट असली है और प्रमाणित अकाउंट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब पारित किया गया था? इसकी बात करते हैं तो यह 2023 में पारित किया गया था, महिला आरक्षण बिल। अगला प्रश्न है कन्या, कह रहा है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना की बात करते हैं तो इसका होता है 6 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है 6 वर्ष से कम आयु के बालिकाओं के लिए है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग कब बना था? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बात करते हैं तो यह बना था, आप कहेंगे 2004 में बना था। ठीक है, 2004 में बना था। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा गया है कि समुद्री, कह रहा है कि समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है? समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है? इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसकी बात करते हैं चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है समुद्र में ज्वार भाटा आने लगता है। अल्पकालीन तूफान जो आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो थोड़े समय के लिए तूफान आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? थोड़े समय के लिए अगर तूफान आता है तो उसे कहते हैं टार्नेडो। क्या कहा जाता है? टार्नेडो कहा जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कुल कितनी होती है? तो आप कहेंगे इसकी बात करते हैं परसेंटेज में तो यह लगभग 21% होता है। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में 21% पाई जाती है। परंपरागत कृषि विकास योजना मुख्य रूप से देश में किस प्रकार की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था? परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करते हैं, किस खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी? आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत है जैविक खेती के लिए। जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई थी। कह रहा शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया निपुण भारत मिशन मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के उद्देश्यों से संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया निपुण भारत मिशन मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के उद्देश्यों से संबंधित है? निपुण भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 से 9 वर्ष के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक इसका उद्देश्य होता है निपुण भारत। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत। क्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिकों के लिए बनाए जाने वाला आभा कार्ड कितने अंकों के विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या होती है? आभा कार्ड जो बनाया गया है उसमें कितने अंक होते हैं? आभा कार्ड की अगर हम बात करते हैं उसमें नंबर कितने होते हैं? टोटल संख्या जो होती है यह होती है 14 अंकों का एक कार्ड होता है। कह रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग जो शुरुआत किया गया था यह कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका नाम योजना का क्या था? तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना थी। इसके तहत जो है आपकी कोचिंग चलती थी, काफ़ी नीट, जेआरएफ, यूपीएससी जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं सबकी चलती थी। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का जनघनत्व की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829 वर्ग किलोमीटर। 829 के व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के अंतर्गत में। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की बात करते हैं तो 912 है 1000 पे। चलिए आगे की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कुल साक्षरता दर। कुल साक्षरता दर हमसे पूछा गया है तो लगभग आप कह सकते हैं 67.7 है।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो यह बात कर सकते हैं गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे यह हॉकी से संबंधित हो जाएगा। चलिए 96 के बाद 97 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसको बताइए बास्केटबॉल के खेल का आविष्कार किसने किया था? बास्केटबॉल जो खेल है उसका आविष्कार करने वाला कौन व्यक्ति हो जाएगा? तो यह किया था जेम्स नाइस्मिथ किए थे। कौन? जेम्स नाइस्मिथ किए थे। फ्री थ्रो शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? फ्री थ्रो जो है यह किस शब्द में प्रयोग किया जाता है, किस खेल में प्रयोग किया जाता है? इसका आप कहेंगे बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है फ्री थ्रो का। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मैराथन की दौड़ की कुल कितनी दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की कुल कितनी दूरी होती है यह आपको बताना है। तो आप कहेंगे 42.195 किलोमीटर होती है। मैराथन की कुल दौड़ कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर होती है। भारत क्या कह रहा है? भारत में फ्लाइंग सिक्के रूप में किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिक्के रूप में किसे जाना जाता है भारत में? तो आप कहेंगे मिल्खा सिंह हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हमने आज जो है टोटल 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।